सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि भारत कितना तैयार है अपने यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने में। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के तेवर भी कुछ बदले-बदले नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर काफी प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव स्टेटमेंट्स इशू की हैं। चाइना पिछले साल से इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व्ड है। तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई कि हम पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुस्लिम कॉज होगा इंक्लूडिंग कश्मीर, हम उनकी हिमायत करेंगे। हम देखते हैं कि भारत के अंदर हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। हमारे यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स भी देखी जाती है। दूसरी ही तरफ जम्मू कश्मीर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि एक आउटरीच प्रोग्राम वो चलाना चाह रहे हैं, जिसके तहत अगले 9 हफ्तों में 70 यूनियन मिनिस्टर्स को जम्मू कश्मीर में भेजा जाएगा। प्रोग्राम में खैर मकदम कहते हैं बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब। शशानी साहब, बहुत ही ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आज इंडिया के लिए कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, गिवन कि हमारे खित्ते में सूरत हाल बहुत जल्दी बदली। यहाँ की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो आज कहीं ना कहीं पे इंडिया के फेवर में नज़र नहीं आती। हमारा मुआशरा अंदर से बटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि एक अलग ही भारत, जो आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी हम बात करते आए हैं पिछले 70 सालों से, वो वहां प्रिवेल करे। लेकिन उसी आइडिया ऑफ इंडिया को हम मेनलैंड इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, रेस्ट ऑफ इंडिया कह लें चलें, वहां पर उस आइडिया ऑफ इंडिया के लोग बेहद उसके खिलाफ बातें करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आज भारत किस दहाने पे खड़ा है? देखें जी, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि रिसेंट टाइम में एक तरह का जो एक्सट्रीमिज्म है वो रिलीजियस बेस्ड या रेस बेस्ड एक्सट्रीमिज्म, डिपेंड्स कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। और भारत में स्पेसिफिकली ये हुआ है अभी रिसेंट दौर में कि वहाँ पे जो शिद्दत पसंद हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से हों, लेकिन जो मजहबी शिद्दत पसंदी मजमूई तौर पे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके हवाले से कुछ लोगों ने ये भी कर लिया है कि मज़हब के नाम पे गुंडागर्दी शुरू कर दी है, क्योंकि मज़हब एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म का हथियार है, आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। बर-ए-सगीर में हिस्टोरिकली उसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ होता रहा। लोग अपने अपने मकासद के लिए, कहीं टेररिज्म के लिए, कहीं पॉलिटिक्स के लिए, कहीं बिजनेस के लिए मज़हब को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ किया जाता रहा। इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन उसमें जो नया टर्न आया है वो ये है कि अब उसको कौम परस्ती, नेशनलिज्म, हेट मॉन्गरिंग और इस तरह के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी कामयाबी से उसमें जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे हम वाक़यात देखते आए हैं कि कुछ लोगों का, जिनका इवन के हुक्मरान पार्टी से भी ताल्लुक है, वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए गए हैं, जहाँ उन्होंने मज़हब के नाम पे या इस तरीके से जो है गुंडागर्दी जिसको आप कहते हैं सिंपल ज़बान में, उसके मुज़ाहरे किए या दूसरे लोगों पे हमले किए या उनको इस तरह जो है वो बुली करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें सामने आके तो एक बड़ी टफ किस्म की एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। चूँकि ऐसी चीज़ों को आप डिफ्यूज़ किस तरह करते हैं, नॉर्मली होता ये था कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। 47 से पहले भी और 47 के बाद भी इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म एक इश्यू रहा है। लेकिन फ़र्क ये होता था कि जहाँ कहीं भी ये होता था, हुक्मरान तबका तो उसके खिलाफ खुल के बात करते थे। चूँकि ज़ाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग बहरहाल मौजूद थी कि किसी भी सोसाइटी के लिए और स्पेसिफिकली इंडिया की सोसाइटी के लिए जो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, उसमें रिलीजियस मोटिवेशंस और स्पेसिफिकली एक्सट्रीमिज़्म वो तो कतई तौर पे जो है इस सोसाइटी के मफाद में नहीं। जिसको एक कहते हैं ना कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, हर मुल्क का किसी न किसी एक चीज़ पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन होता है जिसको कोई चैलेंज नहीं करता। मसलन वेस्ट में आप ये देखें
कि बहुत सारे बड़े बड़े मुल्क, कामयाब मुल्कों में ये कंसेंसस है कि जी डेमोक्रेसी जो है ये हमारा एक बेहतरीन निज़ाम है जिसको हमने चलाना है। तो आपको पूरी सोसाइटी में कोई खाल खाल ही कोई ग्रुप या इस तरह के कोई नजर आएगा जो डेमोक्रेसी को अपोज करे। चलो उसमें जो खामियां हैं वो और चीज होती है कि उसको कोई हाईलाइट करे, लेकिन ये कहना कि डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम हम नहीं मानते, ये नहीं है, चूंकि कंसेंसस है। इसी तरह जहाँ पे फ्रीडम्स हैं, कहीं पे इकोनॉमिक फ्रीडम की एक्टिविटी है, ये सारी चीजें हर मुल्क का अपना एक होता है। तो इसी तरह इंडिया के अंदर ये कंसेंसस रहा है इवन अंग्रेजों के दौर में भी कि भाई ये सोसाइटी जो है ये यकसानियत इसमें नहीं है, ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसमें तरह तरह के लोग बसते हैं, तरह तरह की नस्ल, तरह तरह के मजहब से उनका ताल्लुक है। और यहाँ पे सर्वाइवल का और इस मुल्क की बेहतरी और इसको फ्लोरिश करने का तरीका ही ये है कि इसको इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके खिलाफ कोई बात करता था तो उसकी हौसला शिकनी होती थी, हुक्मरान उसके खिलाफ बयान देते थे, उसको अरेस्ट किया जाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन वो सिचुएशन अब नजर नहीं आ रही। अभी रिसेंट दिनों में हमने बहुत सारे वाकयात में देखा कि जिन लोगों ने इस तरह के इकदाम किए हैं वो अगर गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन लें या ना लें, लेकिन राय आमा ये होती है कि इनका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से या हुक्मरान पार्टी के साथ है, जिसकी ना तो कोई तरदीद करता है और ना ही अमली तौर पे कोई साबित करता है कि हम इनके खिलाफ हैं। ये महज कह देना कि नहीं जी ये उसका जाती काम है, इसमें हमारा कोई वो नहीं, तो ये कोई बात ना हुई। ये बात करते हैं वो लोग जिनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं होता या जो किसी वाक्य से ला ताल्लुक होते हैं। पहली बात यह है कि जो हुकूमत है या हुक्मरान पार्टी वो किसी भी वाक्य से जो उस मुल्क के अंदर होता है ला ताल्लुक नहीं हो सकती, क्योंकि दैट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट। गवर्निंग और गवर्नेंस का यही काम है कि वहां पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज रेलिवेंट है। नथिंग इज इरेलीवेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो ये कह देना कि जी ये गुंडों का 10 आदमियों का एक ग्रोह था जिसपे विक्टिम भी कहते हैं और आम लोग भी कहते हैं कि जी इनका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से है, लेकिन नहीं जी हमें तो कोई पता नहीं कि इनका हुक्मरान पार्टी से है, तो यही तो पता करने की बात है। बहुत खूब। तो इसकी वजह से ये हुआ कि मैंने देखा रिसेंटली ये बहुत ज्यादा वाकयात बनने शुरू हो गए, जिसके वजह से सोसाइटी के अंदर ये दो चीजें जो हैं, एक तो मिसट्रस्ट जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए जहर कातल है, यानी इससे ज्यादा बड़ा हथियार किसी सोसाइटी को तबाह करने का होता ही नहीं कि आप किसी सोसाइटी के अंदर मिसट्रस्ट पैदा कर दें उसके अपने मेंबर ऑफ द सोसाइटीज के दरमियान, ताकि कोई किसी पे एतबार ना करे। जो एक कहता है वो दूसरा उसको कहे कि नहीं जी ये साजिश है, जो दूसरा कहता है वो उसको कहे नहीं जी ये झूठा इल्जाम है। तो यही तो होता है जहां आप सोसाइटी को एक तबाहकुन हद तक डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको आप तबाही की तरफ लेके जाते हैं, जो कि फिर कोई भी मैसेज जो है वो अनचैलेंज नहीं होता और ना उस पर लोग बिलीव करते हैं। फिर आप जितना अच्छा मैसेज दे दें उसका भी वही असर होगा, जो कि मैं अब समझता हूँ कि इंडियन सोसाइटी अब उस फेज में दाखिल होनी शुरू हो गई है कि जिसमें मजहब की बुनियाद पे अब मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो हिंदू की किसी स्टेटमेंट पे भी बिलीव ना करे, ख्वाह वो ये स्टेटमेंट दे कि शाम को हम इस चौक में लंगर लगाएंगे भाई और हलाल लंगर होगा और आप सारे आए और आके खाएं, तो उस पे भी वो ये शक करेगा नहीं इसने इसमें पता नहीं जहर मिला है होगा डर मिला या है, हम लोगों बिल्कुल। ने कोई हराम चीज डाली होगी इसलिए हमने नहीं जाना। तो ऐसी आप सोसाइटी बना देंगे फिर आप नहीं चल सकते, वो आप सही जितनी है। फौजें लगा लें जितनी ताकत लगा लें। तो ये जो मिसट्रस्ट है, दिस इज ए प्रॉब्लम राइट नो, मैं समझता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। इस वीडियो को जरा लोग देखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर में स्पीच दे रहे हैं 15 अगस्त की। की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आसपास कोई इंसान नहीं है इस स्पीच को सुनने के लिए। हुकूमत की तरफ से बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच को सुने यहाँ पर आके। लेकिन यहाँ कोई नहीं है सुनने वाला। तो इस वीडियो को देख के, उन तमाम तस्वीरें जो मैंने देखी इसके मुतालिक, उनको देख के मेरे जहन में एक ख्याल आया
कि आप इस तरफ चाहते हैं एक आउटरीच का प्रोग्राम करना, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया बशानी साहब कि 70 यूनियन मिनिस्टर्स को अगले 9 हफ्तों में कश्मीर भेजा जा रहा है। दूसरी ही तरफ हमारे अपने यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं सियासत के, मसलन यूपी में चुनाव आने वाला है और उसको देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत जो है उसमें बड़ी तेजी आई है। तो आपसे मैं फिर यही सवाल पूछूंगा कि क्या भारत की सरकार, वहाँ की बड़ी सियासी पार्टियां मसलन बीजेपी, क्या वो इस किस्म की सियासत कर सकती हैं और क्या कामयाब हो सकते हैं कि एक तरफ तो वो अपना एक सेक्युलर चेहरा दिखाना चाहते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मजहबी सियासत भी हो रही है। क्या इन दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? देखें जी, ये एक ऐसा टिपिकल केस है जिसमें आप कुछ अरसे तक तो आगे बढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली आपने देखा भी है कि हुक्मरान पार्टी कुछ अरसे तक बड़ी पॉपुलैरिटी लेके आगे बढ़ी है, लेकिन एक जगह पे जाके आप स्टक हो जाते हैं, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, वो आप जो मर्जी कर लें। उसकी वजह ये होती है कि वो जो आपका एजेंडा होता है वो अवाम में जो है वो एक्सपोज हो चुका होता है या हो रहा होता है, तो उसके बाद फिर अवाम आपके साथ तावन नहीं करते। देखें, ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है कि आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को मैं इसलिए विन करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं या आप उनको फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, इसलिए कि उसकी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है जिसका ताल्लुक मिलिटेंसी के साथ है। तो वो बात समझ में आती है कि ठीक है जी, यहाँ पे एक इश्यू है तो आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहली बात ये है कि आप ये देखें कि उस पॉपुलेशन में ऐसी यूनिक बात क्या है? मसलन जो एक श्रीनगर का मुसलमान है, उसमें और एक उत्तर प्रदेश के मुसलमान में या कोई बम्बई में आबाद मुसलमान में क्या फ़र्क है? अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि एक जगह पे मुसलमान को रास्कल करार दे के तो उसको गोलियाँ मारें या डंडे मारें, दूसरी जगह को उसको बहुत बड़ा कोई ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ समझ के प्रोटोकॉल दें या उसके पीछे तो आपके 70-70 मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं? कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है जनाब? वैली की, उसका साइज़ कितना है? वहाँ पे क्यों जा रहे हैं 70 मिनिस्टर्स? ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना कि अगर इतने बड़े मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने एक पॉपुलेशन को विन करना है, तो उससे सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन आपके चल रहे हैं लोगों के साथ, उनको रिज़ॉल्व करें। इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वो कोई एक वैली 40 मील या 35 मील की वैली तो नहीं है। तो ये जो है इसको कहते हैं पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्शंस और आपके अमल, वो जो कहते हैं ना डीड, और आपका जो कुछ आप डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें जो फ़र्क है, वो कतई तौर पे वाज़ेह हो जाता है। और यही वजह है कि इसमें फिर आपको नाकामी होती है। जो आपने मिसाल दी मोदी साहब की, ये ऐसा क्यों हुआ? आप देखें, ये कश्मीर या इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं, उसमें कोई भी आके तकरीर करे ना, लोग जाके सुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस आदमी के साथ हों। ये हमने बहुत बचपन से देखा। कहते हैं जी, जलसे में चलते हैं, बाहर से कोई आया है, सुन तो लेते हैं ना, हमने कौन-सा उसको कोई खरीदना है या वोट देना है, तो बात तो सुन लें। ये बहुत कम है, होता है कि लोग टोटली कहें जी नहीं, वहाँ जाना ही नहीं। अब वहाँ जाना ही नहीं का क्या मतलब है? कि जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को टोटली आइसोलेट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें तय कर चुके हैं लोग, और उनका एक मौक़िफ़ बन गया है एक चीज़ पे कि जी ये जो है, इन्होंने कोई बात ऐसी करनी नहीं जो हमारे किसी भी तरीके से काम आ सके, लिहाज़ा हम क्यों जाएँ? और दूसरा ये है कि आप दुश्मनी में इस हद तक बढ़ गए हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात करने वाले हैं, वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जो सिचुएशन होती है, इसी को कहते हैं जब चीज़ें जो है वो एज पे पहुँच जाती हैं। तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए फिर आपको अपने जो इनिशिएटिव्स होते हैं, उन पे गौर करना पड़ता है। कश्मीर का ये मामला जो है, ये कल का नहीं है, या बीजेपी का इसमें कसूर नहीं कि उसने इसको खड़ा किया। ये मसला जो है 47 से चल रहा है, इसके मुख्तलिफ फेजेज़ आए हैं। उसमें जी। हम सब ने उसको विटनेस भी किया, उसके बारे में पढ़ा भी कि किस-किस तरीके से किन-किन लोगों ने क्या-क्या जदोजहद की।
और मैं ये आपको बता दूं कि इस तरह का कोई टैक्टिस तारीख में है ही नहीं जो वहां पे अप्लाई ना किया गया हो। वहां पे आप देखें, सबसे पहले होलसेल का काम किया गया और वहां पे सियासतदानों को खरीदा गया, और सियासतदानों को जितने बड़े पैमाने पे खरीद के शेख अब्दुल्ला के खिलाफ खड़ा किया गया, बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसे लोग, उसके बाद मीर सादक और इस तरह के जो मीर जाफर टाइप जो लोग थे उनको देखें, उसके बाद ये सैयद अली गिलानी साहब जिनका आपने अभी जिक्र किया, 4 दफा असेंबली में गए, 1972 में इन्होंने शुरू किया था। तो आपको क्या ख्याल है कि उस वक्त जब कश्मीरी सारे दीवार के साथ लगे हुए थे या कस्में खाते थे कि हम इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, तो उस वक्त सैयद अली गिलानी साहब जो हैं वो किस कानून कुलिये या उसूल के तहत जाके तो वो बैठ गए थे इंडियन पार्लियामेंट में? डेफिनेटली उसमें कुछ गिव एंड टेक का इशू था जो हमें कहना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी आप नहीं कहेंगे तो सच कब बोलेंगे। और सच सही। ये है कि उनके अपने कंप्रोमाइजेस थे रजीम के साथ या रूलिंग एलीट के साथ जिस तरह पे की जो, लेकिन ये बात तय थी कि अली गिलानी साहब जो है वो 72 से लेके 87 तक जो है वो आज़ादी की बात करने वालों के साथ नहीं खड़े थे, या उन लोगों के साथ नहीं खड़े थे जो इंडिया से नाराज थे, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े थे जो एक दूसरे से साथ मिलके इंडिया को लूटते थे या उससे फायदे उठाते थे या उससे पैसे लेते। तो अब सही। ये जो सारी चीजें हैं, आपने ये सारे टैक्टिसेस अपनाए हैं, उसमें बंदे खरीदने से लेके गोली चलाने तक, जबर से लेके तो हर तरह के हथकंडे तक, लेकिन बात वहीं की वहीं है। घूम फिर के फिर आप जाके स्क्वायर वन पे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है, और मैं नहीं समझता कि इसका जवाब कोई इतना मुश्किल है। और बिल्कुल भी जो मुश्किल लोग नहीं है। आज मैं लोगों को थोड़ा-सा एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि हमारे आस-पास हो क्या रहा है। आज हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, हमसाए देश जो हैं, उनमें कौन-कौन है जो भारत के साथ खड़े हैं। एक तरफ चाइना है जिसके साथ हमारा पिछले साल से कॉन्फ्लिक्ट अभी तक बरकरार है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। 12-13 राउंड ऑफ टॉक्स ज़रूर हो गई हैं, लेकिन वो सिचुएशन मेल्टडाउन नहीं हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहाँ पे कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में तो माज़ी को दफ़न करके और आगे बढ़ने की बात की थी, लेकिन जब से अफ़गानिस्तान के हालात बदले हैं, उनके भी तेवर बदल गए हैं। दूसरी तरफ ईरान है, जहाँ पर आप ये देखें कि एक ज़माने में हमारा एक वहाँ पे एक आज भी अच्छी इमेज है, इसमें कोई शक नहीं, हमारा लेवरेज था। हम वहाँ पोर्ट बना रहे थे चाबहार का, हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी और हमारा ख़्याल था कि हम वहाँ से होते हुए अफ़गानिस्तान में दाखिल होंगे। तो आज चीन वहाँ पे $500 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की जीडीपी का वो 20% का जो है हिस्सा है। उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर-सी बात है इंडिया जैसा मुल्क तो नहीं कर सकता। आज ईरान भी चाइना के तरफ चला गया है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल बदल गई है। एक गवर्नमेंट थी जो कि प्रो इंडिया थी, अब वो गवर्नमेंट वहाँ नहीं रही है। हमारे एक हमसाए मुल्क बहुत छोटा-सा मुल्क है नेपाल, जिसके अंदर हम समझते हैं कि हमारे ही मज़हब को मानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, वहाँ भी चाइना का असर और रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमसे कहीं ज़्यादा आज वो देश भी चीन के साथ खड़ा पाता है अपने आप को। फिर हम ये देखें मालदीव्स हैं, उसके बाद श्रीलंका हैं, इनके भी अपने चैलेंजेस हैं। हमने देखा हाल ही में कू भी हुआ म्यांमार के अंदर, वहाँ की सिचुएशन भी ऑलमोस्ट चाइनीज़ डिक्टेटेड है। बांग्लादेश में हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाइना की हैं। सच ये है दोस्तों कि आज भारत अलग-थलग पड़ा हुआ है इस पूरे खित्ते के अंदर। ऐसे में हमारे सामने एक रास्ता बनता है कि हम इंटरनली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट सोसाइटी बने। लेकिन उस तरफ जाने के लिए हमारे सामने हमें बहुत सारे चैलेंजेस को जो है पार करना होगा और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम यहाँ पर सेक्युलरिज़्म को और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करें और वो प्रमोट करने के लिए हमें गाली देना बंद करना होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका यकीन है सेक्युलरिज्म में और जो जिनकी वैल्यूज़ हैं कि वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। बशानी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, माफ़ करें मैंने थोड़ी बात लंबी कर दी।
कितना ज़रूरी है आज भारत के लिए सेक्युलरिज़्म के मॉडल पे फिर से चले जाना और जो लोग सेक्युलर होते हैं उनको हमारे यहाँ सेक्युलर उनको कहा जाता है कि ये सिख हैं, ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं। फिर आप में और उन कश्मीर के लोगों में या कश्मीर में सैयद अली गिलानी जैसे लोगों के लिए जो ज़हन को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, उनमें क्या फ़र्क है? वो भी तो यही कहते थे, गिलानी साहब का भी यही कहना था कि मुसलमान के लिए गैर मुस्लिम सोसाइटी, सेक्युलर सोसाइटी में रहना ठीक उसी तरह है जैसे बिन पानी के मछली में रहना। तो आप क्या कहेंगे? उधर भी सेक्युलरिज़्म को गालियाँ पड़ रही हैं और जिस भारत में लोग प्राउड फ़ील करते थे, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का सेक्युलरिज़्म कोई ट्रू सेक्युलरिज़्म था, अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स थी, वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मुल्क की जड़ें हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया, हमें उसकी तरफ हमारा लौट जाना कितना ज़रूरी है आज? देखें, ये जो सेकुलरिज़्म है और इसकी क्या जो है वो पहलू हैं और आज की सिचुएशन पे ये किस तरह एक बहुत ही हैवी वेट के तौर पे मौजूद है इंडिया के अंदर। ये एक बहुत ही जो है वो एक्सक्लूसिव किस्म का टॉपिक है जिसके लिए ज़ाहिर है आज आपके पास वक़्त नहीं होगा। तो इसको इसलिए मैं आपकी बात तक ही छोड़ देता हूँ। जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत की सर्वाइवल जो है वो बहरहाल सेकुलरिज़्म के साथ जुड़ी है। अगर भारत में सेकुलरिज़्म नहीं है तो भारत सर्वाइव नहीं कर सकता। ये अगर किसी को गलतफ़हमी है तो वो 100 दफ़ा होती रहे। लेकिन जो हक़ाइक़ है ना वो सामने हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी बड़ी तादाद में रिलिजन है और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उसमें आप कोई एक तरह का निज़ाम मसल्लत करके लोगों को ताकत के ज़ोर पे अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये जो आपने बात की चाइना के साथ कंपेयर किया कि इंडिया आइसोलेट हो गया या चाइना ज़्यादा वो हो गया, देखें जब आप दुनिया में ये तय कर लेंगे कि दुनिया जो है वो आदर्शों और उसूलों पे चलेगी या पैसे पे चलेगी। अगर आप तय कर लेंगे पैसे पे चलेगी तो फिर चीन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर चीन के पास इतने पैसे हैं जितने आपके पास नहीं है। जब दुनिया फॉर सेल है तो उसमें वही खरीदेगा जिसके पास ज़्यादा पैसे। चैप्टर क्लोज़। जहाँ आप 50 लाख दे सकते हैं वहाँ वो 50 करोड़ दे के उठा लेंगे, बात खत्म। और जब दुनिया ने भी तय कर लिया कि हमने बिकना है तो वो फिर उसी को बिकेंगे जो उनको ज़्यादा पैसे देगा। लेकिन मैं स्टिल इस बात पे बिलीव करता हूँ कि दुनिया को आदर्शों पे और प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए और इसके बगैर दुनिया ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। ये वक़्ती चीज़ें हो सकती हैं कि चीन ने एक जगह रोड एंड बेल्ट बना लिया या दूसरी जगह किसी को मदद दे दी, तो ये कोई परमानेंट चीज़ें नहीं हैं, एक। और दूसरा ये है कि इसमें कोई चीज़ भी जो है वो खुद चीन के अपने फ़ायदे के बगैर नहीं है। अब हमने इसको नाप-तोल के देखना है कि किसका फ़ायदा किसमें है। अब इंडिया को अगर चीन का मुकाबला करना है, तो उनको प्रिंसिपल्स की तरफ जाना पड़ेगा और प्रिंसिपल्स में जैसे आपने फरमाया सेकुलरिज़्म इज़ द नंबर 1 प्रिंसिपल। उसमें ह्यूमैनिटेरियनिज़्म है, ह्यूमनिस्टिक किस्म की जो है वो पॉलिसीज़ हैं कि हमने दूसरे लोगों की मदद करनी है, उनको आँखें नहीं दिखानी है, हमने दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती करनी है, उन पे फ़ौजें नहीं चढ़ानी है। हमारे बजट ज़्यादा हो गया तो हमने दूसरों को निगलना नहीं है। हमारे पास बंदूकें ज़्यादा हैं तो हमने दूसरों को खुदकशी पे मजबूर नहीं करना है। ये हैं आदर्श कि हम कितनी बड़ी कुव्वत भी बन जाएँ लेकिन हमने इंसानियत को जो है वो नहीं छोड़ना है। तो ये दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी इसके बगैर नहीं चल सकती। आप देखें अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। क्यों घुटने टेकने पे मजबूर हो गया कि जो अमेरिकी फ़ोरफ़ादर्स थे या फाउंडर्स थे, उनका जो विज़न है वो इस वक़्त रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। बहुत खूब, बहुत ये खूब। जंगें छेड़ने का और कत्लो-गारतगरी का और अननेसेसरी फटे दुनिया में क्रिएट करने का उनका विज़न नहीं था। तो ये आप जब करेंगे, आप मुल्क का वही हशर कर देंगे जो आप किसी सूरत भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जनाब मैं समझता हूँ कि इसमें आदर्श, प्रिंसिपल वर्सेस जो आपके मटेरियल बेनिफिट हैं, पैसा है, तरक्की है, हर चीज़ को जब तक मुल्क किसी न किसी उसूल पे नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। कितनी सच्ची और अच्छी बात की है आपने बशानी साहब। इस बात को मैं अगर सम अप करूँ, तो आप कह रहे हैं कि हमें आदर्श और उसूलों की तरफ जाना होगा। उसके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती और भारत भी नहीं चल सकता। हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं, मैं लोगों को फूड फॉर थॉट कुछ देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम पे
के ऊपर हम कभी एक और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें डिटेल से हर एक लेयर के ऊपर बात करेंगे। मगर जाने से पहले सिर्फ इतना कह दूं कि हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस इलेक्शंस लड़ते हैं जो कि अपने उस इलाके के जाने माने पैसे वाले लोग होते हैं और वो पैसे के दम पर ही इलेक्शंस लड़ते हैं। और दूसरी तरफ कभी कभार हमने ये भी देखा है ऐसे भी गरीब तरीन लोग भी होते हैं जिनके पास एक झोला होता है लेकिन उसूलों का वो झोला बांध के ज्यादा वोट नहीं बटोर सकते। तो आज हमारी पार्लियामेंट में भी देखें 43% ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं हामिद बशानी साहब जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। और कोई भी सियासी पार्टी हो उनमें ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको हम देख के कह सकें कि हाँ जी इनका दामन बिल्कुल पाक है, ये साफ है। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब।